नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की नवीन शिक्षा पद्धति के अनुसार पूरी फिजिक्स के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव सारा कोर्स करवाया जाएगा। अतः आप इसको लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको सारे वीडियो प्राप्त होते रहे, इसके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो यूनिट फर्स्ट है क्लास 12th की। और अब जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने असाइनमेंट के थ्रू एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। अतः इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आपकी 100 नंबर की यूनिट है। 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 100 नंबर की आपकी ये यूनिट आएगी। इस यूनिट के 3 भाग हैं, 1.1, 1.2, 1.3। 1.1 जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, 1.2 है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और 1.3 है आपका कैपेसिटर। यानी कि 1.1, 1.2, 1.3 ये तीनों मिलकर आपकी यूनिट कंप्लीट होगी फर्स्ट। तो सबसे पहले हम 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट दोनों में ही चार्ज के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। अगर ये चार्ज फ्लो होता है और टाइम के अकॉर्डिंग बार बार चेंज होता है तो करंट होती है अल्टरनेट। अगर ये चार्ज फ्लो होता है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है तो करंट होती है डायरेक्ट। हमारे घरों में जितने भी डिवाइस लगे हुए हैं, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब अल्टरनेट करंट से चलते हैं। और इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, स्कूटर की बैटरी, ये सब डायरेक्ट करंट के एग्जांपल हैं। फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में जाता है, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम ठंड के दिनों में स्वेटर या ब्लैंकेट्स वगैरह में स्पार्क आता है तो चिंगारी निकलती है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है। यानी कि जब कहीं भी 2 सरफेस रफ होगी तो सरफेस को रफ होने पर जो चार्जेस क्रिएट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि अल्टरनेट करंट हो, डायरेक्ट करंट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, तीनों में ही चार्जेस महत्वपूर्ण हैं। यही चार्ज डिसाइड करेंगे कि करंट अल्टरनेट है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है चार्ज तो यही चार्ज डिसाइड करेगा कि करंट डायरेक्ट है, अगर ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है तो। और यही चार्ज जब 2 सरफेस फ्रिक्शन की वजह से जब चार्ज क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाता है। हम क्या करते हैं कि मैंने एक पेपर और मैं ले लेता हूँ। हमने बेसिक पढ़ रखा है कि चार्जेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये 3 टाइप के हो सकते हैं? क्या ये 4 टाइप के हो सकते हैं? तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि चार्ज क्या वाकई में 2 टाइप के होते हैं। तो हमने क्या करा, 2 रोड हम लेते हैं, ए और बी, जो आपको पेपर पे दिख रहा होगा। ए और बी 2 रोड लेते हैं। दोनों ही रोड काहे की रहती है, ग्लास की। अब हमको जो अच्छा लगे, ए या बी, इन दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, ऊनी कपड़े से या कॉटन से रफ कर देते हैं। रफ करना मतलब रगड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बी को ले लेते हैं और बी को हम रफ करते हैं। रफ करने के बाद हम ए के पास लेके आते हैं। तो ये दोनों रोड एक दूसरे को दूर फेंकती है। दूर फेंकने का मतलब होता है रिपल करती है, रिपल्शन, है ना। और चूँकि ये एक दूसरे को दूर फेंक रही है यानी कि ये फोर्स लगा रही है, तो हम बोलते हैं कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स। ओके,
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही ग्लास की रोड थी और हमने एक को रब किया है, दूसरे के पास लेके आए हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को दूर फेंका है, यानी कि दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई हुआ है, दैट इज रिपल्शन फोर्स। ओके, फिर हम एक प्रयोग करते हैं, फिर हम दो रोड लेते हैं, दोनों एबोनाइट की लेते हैं और एबोनाइट के लेने के बाद वैसे ही प्रोसेस फिर करते हैं। इस बार हम ए को रब करते हैं। ए को रब करने के बाद जब हम बी के पास लेके जाते हैं तो दोनों में फिर एक फोर्स अप्लाई होता है और ये बी रोड एक दूसरे को दूर फेंकती है, यानी कि हम बोल देते हैं यहाँ भी कौन सा फोर्स आ रहा है, रिपल्शन फोर्स आ रहा है। अब नेक्स्ट बार हम क्या करते हैं कि एक रोड तो हम ले लेते हैं ग्लास की और एक रोड हम ले लेते हैं एबोनाइट की, ग्लास और एबोनाइट की। अब हम दोनों में से किसी एक को रब करते हैं। रब करने के बाद जब हम दोनों रोड को पास लेके आते हैं तो इस बार ये दोनों रोड एक दूसरे को दूर नहीं फेंकते हुए अट्रैक्ट करती है, यानी कि यहाँ हमने लिख दिया कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि इससे कंक्लूजन क्लियर हो रहा है कि फोर्स दो ही टाइप के लग रहे हैं, या तो रिपल्शन फोर्स लग रहा है या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसके अलावा तीसरे तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है, जब दोनों ग्लास थे यानी कि सेम एक जैसे थे तब कौन सा फोर्स लगा, रिपल। जब दोनों एबोनाइट थे यानी कि सेम थे तब कौन सा लगा, रिपल। जब दोनों अपोजिट थे, एक ग्लास था और एक एबोनाइट था, तब कौन सा लगा, अट्रैक्शन। यानी कि फोर्स दो ही टाइप के लगते हैं। तो जब दो टर्मिनल पॉजिटिव होंगे, जैसे कि दोनों ग्लास थे, तो कौन सा लगेगा, रिपल्शन। दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन। यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि फोर्स दो ही टाइप के लग रहे हैं, रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स। तो इससे हमने ये क्लियर कर लिया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, एक रिपल्शन फोर्स होता है और एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी कि चार्जेस पे हमने क्या कर लिया कि कितने टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं। तो दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब हमने इस पूरी बात में एक बात निकाली है, यहाँ भी फोर्स लग रहा था, रिपल्शन फोर्स, यहाँ भी फोर्स लग रहा था, रिपल्शन फोर्स, यहाँ भी फोर्स लग रहा था, अट्रैक्शन फोर्स। तो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है उसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। उसकी कैलकुलेशन के लिए हमको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, एक नियम पढ़ना पड़ेगा, और वो नियम कौन सा है, कूलम्ब्स लॉ। इस कूलम्ब्स लॉ को हमको पढ़ना पड़ेगा और इस कूलम्ब्स लॉ से हम ये जानकारी निकाल सकते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की क्वांटिटी क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो इस वैल्यू को पता लगाने के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, दैट इज़ कूलम्ब्स लॉ। इस लॉ को हम कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया है या कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट्स में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत है आपका, और हम आज कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं। और इस कूलम्ब्स लॉ को हम कहाँ यूज़ करेंगे, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर दो चार्ज है और उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का कैलकुलेशन करना अगर है आपको, तो आप काय की हेल्प ले सकते हो, कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट लिए, दो चार्ज ले लिया, Q1 और Q2। ये Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकता है। किसी भी कंडीशन में रहे, दोनों के बीच में फोर्स तो लगना तय है। और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस वो अपन ने कितनी ले ली, R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स का ये कहना है कि ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये फोर्स इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है।
वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिख रखी है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों में LHS इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने 11 में पढ़ा है कि जब भी आप प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो K लगाते हैं, तो हमने यहाँ F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस K की जगह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिख लिया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 9 × 10⁹। तो ये K की जगह मैंने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा लो हो गया? कूलम्ब्स लो। अब प्रश्न ये आता है कि ये यूनिट कैसे याद रखें। तो इस यूनिट को निकालने का क्या तरीका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप लिख दो 9 × 10⁹। F अपनी जगह ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इंटू R स्क्वायर Q1 Q2 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। F की यूनिट न्यूटन, R की यूनिट मीटर, स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दिया। चार्ज की यूनिट कूलम, एक और चार्ज की यूनिट कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आपका है कूलम्ब्स लॉ, जिसकी हेल्प से आप दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल में आपको Q1 की वैल्यू दे रखी हो, Q2 की वैल्यू आपके पास है, R की वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आप 9 × 10⁹ लिख सकते हो, तो आप फोर्स का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। नमस्ते। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसको हम क्वांटमाइजेशन भी बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं और ये आगे आपके बड़े जब आप डेरिवेशन सोल्व करोगे तब ये क्वांटमाइजेशन जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, ये आपके बहुत काम में आएगी। एक बेसिक सी बात अपन अगर करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं अपन ये ऑब्जेक्ट है अपना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मटेरियल हो, कोई भी मेटल हो, कुछ भी, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज, तो ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज कितना होता है, तो ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज होता है 0। कितना होता है? 0। यानी कि इसका एक अर्थ और निकलता है, नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो उसका नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि सपोज करते हैं हम कि अगर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो 5 क्या होंगे? प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम किसी भी मेथड से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दिया? हमने कमी कर दी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी है, तो यहाँ पर रह गए -4 इलेक्ट्रॉन और ये रह गया +5 प्रोटॉन। तो ये हो गया -1 +1 प्रोटॉन। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनों की कमी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर की है, तो उस ऑब्जेक्ट का नेचर कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव नेचर हो जाएगा। और आपने अगर प्रोटॉन की कमी कर दी, मान लो एक प्रोटॉन कम कर दिया आपने, तो 5 तो इलेक्ट्रॉन थे और 4 प्रोटॉन रह गए, तो नेचर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका नेचर क्या हो गया? नेगेटिव नेचर। यानी कि मैं कंसेप्ट वाइज अगर बात करूं तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनों की कमी
किसी भी मेथड से आप किसी ऑब्जेक्ट में करते हो तो उसका नेचर पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रोटॉनों की कमी अगर आप करते हो, लैक ऑफ प्रोटॉन होता है, तो उसका नेचर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉन कम हुए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम हुए तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब ये इक्वल कंडीशन में रहेंगे, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इक्वल रखते हो, उस कंडीशन में नेट चार्ज कितना होता है? 0। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी हाफ नहीं होंगे। हाफ का मतलब आधे नहीं होते। कभी भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी भी आधे, हाफ नहीं होते। जब भी आपका न्यूमेरिकल में आंसर आता है, तो अगर वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 वाटेवर जो भी आती है, तो हो सकता है आपका आंसर सही हो। लेकिन अगर आपकी वैल्यू पॉइंट में आती है, हाफ कंडीशन में आती है, तो उस समय आपका आंसर डेफिनेटली गलत है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कभी भी आधी नहीं होती है, कभी भी वो हाफ नहीं होंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, इसका एक फार्मूला है क्वांटमाइजेशन का, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बहुत काम में आएगा आपके, ±NE। ये क्वांटमाइजेशन का फार्मूला है। इसके अंदर Q जो है वो चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और E की जो बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। फंडामेंटल वैल्यू है E की, सबसे मिनिमम वैल्यू, इससे कम वैल्यू नहीं होती है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज फंडामेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने को ये बात भी ध्यान में रखनी है। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि क्वांटमाइजेशन जो होता है उसमें अगर बेसिक बात ध्यान रखी जाए तो नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की आप कमी करते हो तो उसका नेचर पॉजिटिव हो जाता है। प्रोटॉन की कमी आप करते हो तो उसका नेचर नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी हाफ कंडीशन में नहीं होंगे। इसका एक बेसिक फार्मूला Q ±NE। Q यहाँ चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और फंडामेंटल वैल्यू जो है E की अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री वो होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।